नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन अपने पीक पर है। 13 फरवरी से बीते किसान पंजाब और हरियाणा पर डटे हुए हैं। दिल्ली चलो की कॉल थी और दिल्ली चलो की कॉल पर सरकारी पहरा था। इस बीच किसान एकता की कवायद को आगे बढ़ाने की कोशिशें होती रही, लेकिन बीते दिनों सरवखाप पंचायत हुई। सरवखाप पंचायत ने जो 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद किसान एकता पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। किसान एकता पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान संगठनों के बीच सबसे एग्रेसिव किसान नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब एसकेएम का हिस्सा हो गए। इस वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी का हम विस्फोटक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। एसकेएम में वापसी की पूरी कहानी उनसे समझेंगे कि किसान आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा। हरियाणा की राजनीति पर बात होगी, देश की राजनीति पर बात होगी, और साथ ही साथ जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको भी वापस क्या किसान एकता की पटरी पर लाने की जो कोशिश है, तमाम पहलुओं पर बातचीत हम उनसे करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। गुरनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं किसान आंदोलन और एसकेएम की एकता पर जो आपकी वापसी हुई है उसकी कहानी जानना चाहूंगा। आखिरकार क्या सर्वखाप पंचायत के अल्टीमेटम के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी एसकेएम का हिस्सा बने हैं, या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिस तरीके से लगातार अपनी एग्रेसिव पहचान के तौर पर पहचाने जाते हैं, तो एसकेएम की मजबूरी थी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बिना आंदोलन सफल नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो टाइम टाइम पे किसानों की आवाज को बुलंद करता है। और जहां तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन जो है, जब पिछले बार का आंदोलन जब समाप्त हुआ, तब पूरा एसकेएम उसमें शामिल था और आंदोलन को स्थगित किया गया था। लेकिन जब आंदोलन समाप्त हुआ, तब हमें आंदोलन जो है एसकेएम से बाहर कर दिया गया कि आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो, आप राजनीतिक बात करते हो, उससे बाहर कर दिया गया। उसके बाद जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे, वो एसकेएम से खुद ब खुद बाहर हो गए कि मैं एसकेएम का हिस्सा नहीं रहूंगा। एसकेएम में भी बहुत से लोग राजनीति करने वाले हैं, इसलिए वो भी अलग हो गए। बाद में एक संगठन बना, खेत मजदूर मोर्चा। वो खेत मजदूर मोर्चा और जो डल्लेवाल का था, इन्होंने एसकेएम से बिना राय किए, हमारे से बिना राय किए, अकेले आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया। और अब आप देख रहे हैं कि जो आंदोलन में जिस तरह से चल रहा है, तो अब स्थितियां आई थी कि सबको इकट्ठे होना चाहिए। हमने भी एक प्रयास किया था। हम जो है डल्लेवाल जी की कमेटी उसने बनाई थी, उसको आगे रिक्वेस्ट की थी, उसको जाके मिले थे हम, हमारी पूरी टीम। और पंधेर जी को भी जाके मैं मिला था। और एसकेएम के भी 2 मेंबरों को पहले हमने बात चलाई थी कि पूरे देश का एक आंदोलन होना चाहिए जैसे पहले था। तो वो बात जो है, वो डल्लेवाल जी ने और पंधेर जी ने वो नहीं मानी। उसके बाद एसकेएम का प्रस्ताव आया मेरे पास कि आप और हम इकट्ठे हो जाएं, तो जो चुनाव की शर्त थी वो हटा देंगे और आप और हम इकट्ठे हो जाएं। राज्यपाल जी ने संपर्क मेरे से किया था, तो हमने उस पर सहमति दे दी। और अब जो अगला आंदोलन है, जो 14 मार्च का दिल्ली चलो का आंदोलन है, दिल्ली रैली है, उसमें हम जो है पूरा एसकेएम और हम इकट्ठे काम करके वो आंदोलन में इकट्ठे शामिल होंगे, आगे के लिए इकट्ठा आंदोलन करेंगे। जी, तो ये मान लिया जाए कि 14 मार्च की जो रैली होगी उसमें हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे, तो क्या 14 मार्च की रैली का जो स्वरूप है वो अब और बड़ा होगा? हाँ, बिल्कुल। 14 मार्च की जो रैली है उसका स्वरूप बड़ा होगा। हरियाणा से बहुत भारी संख्या में किसान उसमें शामिल होंगे। और एक आपने जो बीच में खापों का जिक्र किया था, खापों वालों ने एक फार्मूला दिया था कि 4 आदमी जो है वो डल्लेवाल से और पंधेर से हो जाएं, 6 आदमी एसकेएम से हो जाएं, और एक मेरे को उसके बीच में रखा गया था कि ये 11 मेंबरों की एक कमेटी बन सकती है। उसमें हम तो तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। और एक उसमें ये किया था कि
जो खापों ने जो ऐलान किया था उसमें कोई इस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया था। इस कमेटी की मीटिंग कौन बुलाएगा तो वो अभी खापों के ऊपर निर्भर है। अगर वो खापों वाले सबको बुलाते हैं तो हम उसमें भी जाने के लिए तैयार हैं, अगर सब इकट्ठे हो जाए उसका प्रयास जारी है। जी गुरनाम जी, जैसे कि खापों का अल्टीमेटम है 15 मार्च तक का समय दिया गया, आपने बताया कि खापों ने एक फॉर्मूला भी दिया है, तो क्या माना जाए एसकेएम के दो महत्वपूर्ण पड़ाव जो हैं वो एक हो गए हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राजेवाल पहले शामिल हो गए थे, अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी एसकेएम का हिस्सा हो गए, लेकिन जो दल्लेवाल हैं और सरवन सिंह पंदेर हैं वो बाहर हैं। तो क्या अब जो चार इन सभी किसानों को एक करने के लिए 15 मार्च को जो अल्टीमेटम की तारीख है सरोखाप पंचायत की, तो उसमें आपको क्या लगता है कि सर्वखाप पंचायत की भूमिका अब और बढ़ जाएगी? सर्वखाप पंचायत को क्या हस्तक्षेप करना पड़ेगा? और क्या सर्व पंचायत की खाप के हस्तक्षेप के बाद सरवन सिंह पंदेर और जो बाकी दल्लेवाल है वो भी एसकेएम का हिस्सा हो जाएंगे या कोई नया संगठन स्वरूप में आएगा? देखिए, पंचायतों का एक धर्म बनता है कि जो पंचायत की बात ना माने उसके जो है वो विरुद्ध फैसला सुनाते हैं, जो उनकी बात मान लेता है उसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। ये पंचायतों की एक परंपरा होती है, न्याय की परंपरा होती है। तो हम तो तैयार हैं उस बात की मानने के लिए। मैं तो उस दिन भी पंचायतों को कह दिया था कि, और एक बात और भी है, जिस दिन वो पंचायत की थी ना तो उस दिन मुख्य आदमी मैं ही था ना। तो उस दिन जो है वो डल्लेवाल से एक भी आदमी नहीं आया। पंधेर की टीम से जो है वो 3 मेंबर आए थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर के नहीं थे, और एसकेएम की तरफ से भी 1 मेंबर आया था। लेकिन मैं अपनी तरफ से वहां पे मैं गया था और मेरे साथ 3-4 आदमी और भी सीनियर थे, और मैंने तो उस दिन भी कहा, पंचायतों को कह दिया था कि जो भी आपका फैसला होगा हम तो उसको मानेंगे, उस पर फूल चढ़ाएंगे। अब जो अगली बात है कि पंधेर साहब और डल्लेवाल जी वो और हम जो ग्रुप बना है एसकेएम का, ये इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं, या अब हम तो उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। अब खाप पंचायतों को डल्लेवाल जी को और जो पंधेर जी हैं उनको मनाना चाहिए। जी, तो मतलब आपको लगता है कि सरोखाप पंचायत की भूमिका बढ़ेगी। मैं गुरनाम सिंह जी एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे कि आपकी शर्त थी, पहली बात, अगर जो शर्तों के बीच जो समस्या आ रही है, एक बार मैं चाहूंगा कि वो समस्या भी बताएं कि आखिरकार सरवन सिंह पंदेर और जो दल्लेवाल का गुट है वो क्यों एक आपसी एकता नहीं करना चाहता है, क्यों आपके साथ शामिल, किन शर्तों के बीच मामला फंसा हुआ है? उनकी एक शर्त, जो सबसे बड़ी शर्त है, वो ये है कि हमारे साथ वो जिसको आना है वो पहले ये बयान दे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। मेरी विचारधारा है कि राजनीति के बिना हमारी संपूर्ण बात नहीं मानी जाती, हम आंशिक बात मनवा सकते हैं। लेकिन उनकी विचारधारा है कि नहीं, जो हमारे में आएगा वो बिना राजनीति के ही आएगा, और वही आदमी आंदोलन के बीच में आ सकता है। तो इस पे पेच फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो हमें शामिल करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मैं खुद भी दोनों के पास जाके आ चुका हूं कि भैया एक फार्मूला, सभी संगठनों से आदमी लेके कमेटी बना दो, वो कमेटी आंदोलन का संचालन करे, वही कमेटी बातचीत करे। उन्होंने मेरी बात को नकार दिया, मेरी बात को मंजूर नहीं किया है। तो ये उसमें एक पॉइंट है जिस पे सहमति नहीं बन पा रही है। मैं उनको ये भी कह हटा हूं कि आपने जो कानून बना दिए वो पत्थर पे लकीर नहीं है। जो संविधान बना है, संविधान में भी 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आप अपनी जिद पे अड़ के और पूरे देश के किसानों का नुकसान करवाएं, वो अच्छा नहीं है। अब अगर मेरे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि राजनीति करता है, मेरे पे अब भी 20-22 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले आंदोलन में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, सारी सरकारों से टकराव रहा। तो क्या वो राजनीति के लिए रहा? एक भी मुकदमा राजनीति का नहीं है, सारे मुकदमे किसान आंदोलन के हैं। उसके बाद भी किसी पे ये इल्जाम लगा देना कि नहीं ये तो राजनीति करता है, वो ये है कि जो आदमी उनके जो आदमी सीधी बात करे, जो आदमी सच बोले, जो आदमी साफ बात करे, या जो आदमी ये लगता हो कि संघर्ष में हमारे से आगे ना निकल जाए, उसको पहले ही किनारे कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। संघर्ष लोगों का है, जो नुकसान फायदा है वो किसानों का है पूरे देश के। तो हमें किसानों के हित को देखते हुए अपनी शर्तें हटा के और एक हो जाना चाहिए। जी,
आपकी आपने अपनी शर्तों पर, गुरनाम जी, आपने अपनी शर्तों पर जो जमी हुई बर्फ थी वो तो पिघला दी। आपका जो चुनाव लड़ने का जो एजेंडा था उस पर आप जिस तरीके से पहले एसकेएम से बाहर हुए और अब अपनी ही शर्तों के साथ एसकेएम में शामिल हो रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव, आने वाला जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी लड़ेंगे, उनके जो किसान संगठन के लोग हैं वो लड़ेंगे, या जो राजेवाल थे वो भी पंजाब में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो क्या राजेवाल भी चुनाव लड़ेंगे और बाकी एसकेएम के जो नेता है वो भी अब चुनाव के एजेंडे पर सामने आएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक साफ है कि जो चुनाव लड़ेगा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा। ये नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, सारे लड़ेंगे, भाई जिसका ठीक बैठेगा, जिसकी पोजीशन ठीक होगी वो लड़ सकता है, राजनीति में जा सकता है, वहां पे हमारी बहस कर सकता है, किसान के मुद्दे रख सकता है, उस पर पाबंदी नहीं होगी। जैसे पीछे किया कि जो चुनाव लड़ेगा वो चलो बाहर, वो नहीं होगी, वो चीज साफ हो गई है। जी, नहीं, कितना जरूरी मानते हैं आप किसानों के मुद्दों में? लगातार देश में किसान पॉलिटिक्स तो गहरा रही है, लगातार किसान पॉलिटिक्स तेज हो रही है, किसानों के मुद्दों की भी काफी है, समस्याओं का समाधान भी खोजने की कोशिश है। एक रास्ता आंदोलन का निकलता है, एक रास्ता चुनाव का निकलता है। आप चुनाव के पक्षधर हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन क्यों चुनाव के पक्षधर हैं? आपको क्यों लगता है कि चुनाव के सहारे किसानों की समस्या का समाधान किया जा सकता है? देखिए, जहां कानून बनते हैं, एक्चुअली हमें जो है कानून के तहत लूटा जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाओ। जहां कानून बनाना है वहां ये बहस होगी कि कानून की क्यों जरूरत है, दूसरी तरफ बहस होगी कानून की जरूरत नहीं है। ये बहस करने वाला हमारा कोई आदमी वहां है नहीं कि हाँ कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि एमएसपी से 4 लाख करोड़ हर साल किसान को कम मिलता है, इसलिए एमएसपी की जरूरत है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये बहस करने वाला हमारा संसद में आदमी ही नहीं है। जब हमारा वकील ही वहां पे नहीं है तो वहां पे सुनवाई कैसे हो सकती है? या और किसान के मुद्दे जो भी वहां पे रखने हो, उनको जड़ तक का जो ना जानता हो, जो उनके जड़ तक की जानकारी ना रखता हो, वो वहां पे क्या बहस करेगा, क्या बात रखेगा? अभी तो जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको क्या पता है कि रात को खेत में काम करने की जो है वो क्या दिक्कत आती है? 45 डिग्री पे किसान खेत में काम करता तो उसको क्या दिक्कत आती है? उन्होंने जिन्होंने खेत में काम ही नहीं किया उनको क्या पता? हमारे जैसे लोग जिनकी जिंदगी खेत में निकली है, जिन्होंने 16-16 घंटे खेत में काम किया है, रात को 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी किया है, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी किया है, अगर वो लोग जाके राजनीति में बैठेंगे तो वो ज्यादा अच्छी बहस करेंगे। इतना सा हमारा सोचना है। जी, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के जरिए भी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, ये विजन नजर आता है आपके सामने। लेकिन गुरनाम सिंह जी, एक जो वजह मैं आप कहूंगा, आप अब एसकेएम का हिस्सा हो गए हैं, 14 मार्च का दिन बहुत करीब है, 14 मार्च को आप हरियाणा की तरफ से, आपके संगठन जो है हरियाणा की तरफ से दिल्ली का कूच होगा। हमने पहले बार भी देखा था, पहले किसान आंदोलन में भी, कि हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कई प्रयास किए थे। उस समय भी सबसे ज्यादा टकराव हरियाणा प्रशासन और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके संगठन के लोगों का हरियाणा सरकार की तरफ से हुआ था। अभी हमने इस आंदोलन में भी देखा, बेशक इस आंदोलन में आप बाहर थे, लेकिन जो सरवन सिंह पंदेर और जो दल्लेवाल जो गुट है, उनके आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाए गए, कटीले तार लगाई गई। तो अब कल या परसों अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो आप कैसे दिल्ली जाएंगे? क्या इंतजाम आपके हैं जिसमें आप दिल्ली जा सकेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमारा संगठन केवल हरियाणा में अब नहीं है, अब संगठन का फैलाव हो गया है। हमारे उत्तराखंड से भी आदमी आएंगे, उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग आएंगे और राजस्थान से भी आएंगे, पंजाब से भी कुछ हमारे संगठन के लोग आएंगे। तो हरियाणा में हमारा 5 स्टेटों में ठीक संगठन चल रहा है और 5 स्टेटों से हमने मैसेज दे दिया, अच्छे आदमी आएंगे। दूसरी बात रोकने की, इन्होंने जो है वो परमिशन दे दी है दिल्ली रामलीला ग्राउंड की, और परमिशन देने के बाद कोई रोकने का मतलब नहीं बनता है, और अगर फिर भी रोकते हैं फिर मौके के मौके फैसला लेंगे। और मेरा जो है वो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आपने परमिशन दे दी है, अब किसी भी किसान को, किसी भी स्टेट के किसान को
रोकने की गलती ना करें, किसी को ना रोकें, सबको वहां पे जाने दें। सब रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। कोई ये नहीं है कि कोई दिल्ली में कोई उपद्रव मचाने जा रहा है, ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। जी गुरुराम जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। 14 तारीख की जो कॉल है वो एक दिन के प्रदर्शन की है, एक दिन का रैली वहां पर भी हो। इसके बाद आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? क्या इसके बाद के भी आंदोलन को लेकर कोई रणनीति बनाई गई है एसकेएम में? क्या इसके बाद भी जो आंदोलन कर रहे किसान है पंजाब और हरियाणा में, उनसे बातचीत करके उनको वापस किसान एकता के करने की कोशिश की जाएगी? इसके बाद की योजनाएं क्या है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता हटा हूं कि मैं तो कल ही शामिल हुआ हूं और अभी तक उसके बाद कोई एसकेएम की मीटिंग नहीं हुई है। जो 14 तारीख की कॉल है उसके बाद ही कोई उस पर रणनीति, अगली रणनीति बनेगी। और जो सबको इकट्ठा करने के प्रयास हैं वो हम भी पहले कर चुके हैं, एसकेएम भी अपनी तरफ से कर चुकी है, खाप पंचायतें भी कर रही हैं। और मेरे को ये लगता है कि हम जरूर एक दिन इकट्ठे होंगे और अगला आंदोलन जो है वो इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। ठीक, आपने किसान एकता की बात की, आपने लगातार प्रयासों की बात की, आपके प्रयास हम भी लगातार देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि राकेश टिकैत के साथ आपके मतभेद या मनभेद बहुत ज्यादा गहराते रहे हैं, तो अब आप एसकेएम में शामिल हो गए, राकेश टिकैत एसकेएम में है, तो कैसे गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी? एसकेएम की गाड़ी कैसे पटरी पर दौड़ेगी? क्या मतभेद, वो मनभेद भुला दिए जाएंगे? वहीं दूसरी एक बात मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, वीएम सिंह जो पहले एसकेएम के जिसे कह सकते हैं कि जिन्होंने संरचना की कि एआई के एससी से एसकेएम बनाया, जिसमें वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर थे, तो क्या वीएम सिंह को भी वापस साथ लाने की कोशिशें होंगी? देखिए, जहां तक मनभेद का और मतभेद का सवाल है, ये तो पहले भी मेरे एसकेएम से बहुत रहे हैं, कई बार मेरे को निकाला गया है। और पहले भी हम सभी संगठन अलग अलग थे, अब भी अपना अपना संगठन अलग अलग है। ये तो एक समूह है कि जैसे एसकेएम हो गया या दूसरे हो गए, एक समूह है। और समूह जो बनता है वो मिनिमम एजेंडे पे बनता है। मतभेद मनभेद भुला के एक मिनिमम एजेंडे पे समूह बनता है। और जो हमारा उनसे कहना था, जो गैर राजनीतिक हैं या किसान मजदूर मंच है, उनको भी हमारा ये कहना था कि हम मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई इन 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 मुद्दों पे हम इकट्ठे लड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई अलग अगला मुद्दा कोई किसी को लड़ना होगा वो अपने बैनर पर लड़ सकता है, लेकिन मिनिमम एजेंडे पे हम इकट्ठे हो जाएं। तो अब भी जो है हम एसकेएम में जो इकट्ठे हुए हैं वो एजेंडे पे, मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हैं। इसलिए टिकैत साहब से किसी और से ना कोई मनभेद है ना कोई मतभेद है। और जहां तक आपने वीएम सिंह का सवाल किया है, बिल्कुल आपकी बात सच है कि जो पिछले बार में जो आंदोलन था उसकी जो तरीके तय की गई थी वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे वीएम सिंह जी, उन्होंने ही उसका तरीक रखी थी। और बाद में फिर उसको एसकेएम में बदल दिया गया था कि देश के सभी संगठनों को एक मंच पे इकट्ठा करें। तो उस दिन भी जो था वो अध्यक्षता वीएम सिंह की ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और उनको कोरोना बीच में हो गया, फिर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और अब जो है उनको भी मिलाने के प्रयास करेंगे, पूरे देश के किसान संगठनों को इकट्ठा करने के प्रयास करेंगे। जी जी गुलाम जी, किसान एकता पर आपने बात की, वीएम सिंह पर आपने बात की, लेकिन अगर हम देखते हैं मौजूदा जो किसान आंदोलन है इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा पे दिखाई दे रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किसान मुद्दों को लेकर घमासान है, तो वहीं आप कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम भी ले चुके हैं, कई बार घोषित तौर पर आपकी तारीफ और आलोचना भी कर चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा अपडेट नजर आता है सरुखाप पंचायत एसकेएम में आपकी वापसी के बाद आज हरियाणा की जो सरकार है वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे रही है, बीजेपी और जसपा पर राजनीतिक तलाक हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि ये किसान आंदोलन की जीत है? क्या किसान मुद्दों पर जो एक माहौल हरियाणा में तैयार हुआ है, एसकेएम में आपकी वापसी हुई है, ये उसका परिणाम है? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है कि जो दुष्यंत के साथ अब उन्होंने दुष्यंत को अलग किया है, वो मैं ये कहता हूं कि ठीक काम किया है। क्योंकि दुष्यंत जो है वो किसी का वफादार नहीं निकला। पिछले बार में जो किसानों ने वोट डाले थे उसको एंटी बीजेपी वोट डाले थे,
बीजेपी को लोग हराना चाहते थे और दुष्यंत में चौधरी देवीलाल की छवि देख रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और ईवीएम से तो एक एक वोट बदलती है, लेकिन दुष्यंत ने जो था पूरे बने बनाए नुमाइंदे जो बीजेपी के खिलाफ बनाए थे वो उठा के बीजेपी की झोली में डाल दिए और पूरे आंदोलन में बड़ी बेशर्मी से जो है वो उनके साथ में लगा रहा। हालांकि लोगों की डिमांड थी कि अब भी टाइम है दुष्यंत उस पार्टी से अलग हो जाए। अब जब टाइम निकल लिया है, अब उन्होंने उसको खुद किनारे कर दिया है और ये जो है मतलब उसके कर्मों का जो फल है वो उसको मिल रहा है। तो उस पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि खट्टर साहब मेरी तारीफ भी कर चुके हैं, मेरी आलोचना भी कर चुके हैं, वो एक नेचुरली बात होती है कि अगर कोई बीजेपी को ठीक काम करती है हम भी कह देते हैं कि भाई हाँ ये काम तो बीजेपी ने अच्छा कर दिया, और अगर कोई बीजेपी गलत करती है तो हम उसका विरोध भी करते हैं, सड़क पे भी करते हैं। तो ये तो नेचुरली है, हर आदमी को करना चाहिए। अगर कोई अच्छा करता है उसका अच्छा भी बोलना चाहिए, अगर कोई गलत करता है उसका गलत भी बोलना चाहिए। जी, तो गुरुराम जी आपको क्या लगता है कि जो किसान पॉलिटिक्स गहराई है इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर दिखाई देगा? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे या आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे किसान और किसानों के मुद्दे हरियाणा पे प्रभावित दिखाई देंगे? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दिखाई देंगे और हरियाणा में उसका असर नजर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आज जो कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, शायद वो ये सोच के बैठी है कि किसान बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे फिर हमें ही तो वोट देंगे। शायद वो ये सोच के बैठे हैं। उनको ये सोच के बैठने की बजाय उनको किसानों के मुद्दे उठाने चाहिए जो आज वो नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ तक है कि वो भी किसान लीडरों की अनदेखी कर रहे हैं, ये भी साथ में ही है, उसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। जी, पूनम जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि अभी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि किसान उस तरफ आएंगे, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, उसको फायदा होगा। अगर आप एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, सबसे पहले किसको जिम्मेदार मानते हैं अगर सरकारों के तौर पर देखें? और आपको क्या लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या संभावनाएं हैं? जैसा कि हमने देखा कि किसान संगठन एक तरफ तो डब्ल्यूटीओ से बाहर आने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ विरोधाभास नजर आता है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, दोनों तरफ विरोधाभास नहीं है। एमएसपी के में देने में एक सबसे बड़ी जो वादा है वो डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ की शर्तों में एक लाइन लिखी है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी, ये लाइन लिखी है डब्ल्यूटीओ की शर्तों में। इसलिए कह रहे हैं कि सरकार डब्ल्यूटीओ से बाहर आए या खेती को डब्ल्यूटीओ से बाहर कर दे, और ताकि जो एमएसपी का भाव देना है उसमें कोई अड़चन ना बचे। आज 4 लाख करोड़ जो है वो पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को। एक पीछे रिपोर्ट आई थी 2000 से 2015 के बीच का, उन्होंने आंकड़ा दिया था कि इन 15 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो हुआ एमएसपी की वजह से, और एक उसकी वजह से और नुकसान है जो डब्ल्यूटीओ की वजह से हो रहा है, वो और नुकसान है। वो है जैसे आज सरसों का जो भाव है वो एमएसपी से 1500 रुपए नीचे है, और 2 साल पहले आप देखें जब बाहर से इनको तेल नहीं मिला था तो यही सरसों 7000 रुपए तक बिकी थी, यानी एमएसपी से 1500 रुपए ज्यादा, एमएसपी से 1500 रुपए ज्यादा बिकी थी। तो ये नुकसान हो रहा है डब्ल्यूटीओ का। और इसमें एक नुकसान और जो छुपा हुआ नुकसान है वो ये है कि एक वक्त वो था जब हमें सरसों का भाव पूरा मिलता था तो हम अपने देश की खपत का 97% तेल पूरा कर रहे थे। आज अपने देश की खपत का 50% भी नहीं है,
और आज 1 लाख करोड़ रुपए का बाहर से खाने का तेल मंगाते हैं। तो अपने देश का 1 लाख करोड़ रुपया बाहरले देश में चला गया, यह देश का नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान है ये सारे WTO की वजह से है। जी, नहीं तो आपको लगता नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर संवेदनशील नहीं रही है? पहले WTO का जब समझौता हुआ था 95 में, और अब बहुत सारी चीजें बदली हैं। आखिरकार MSP जैसे विषय को, जो किसानों की मूलभूत आवश्यकता है, उसको सुलझाने में किसकी असफलताएं मानते हैं? कि क्या इसकी जो नींव है वो कांग्रेस की शासनकाल में पड़ी है, या भाजपा इसकी मौजूदा वक्त पर अनदेखी कर रही है? नहीं, दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं, दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। दोनों का टाइम पीरियड रह चुका है। बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है सेंटर में, दोनों सरकारें इसकी जिम्मेवार हैं। और दुखदाई बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो अमेरिका जैसे देश है उनकी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो जिसको इशारा करते हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री बनता है। ये बड़ा दुखदाई है। ये हमारी दूसरी तरह की गुलामी है। अंग्रेजों की जो गुलामी थी वो सीधे तौर पे थी, अब अमेरिका जैसे देशों की गुलामी इनडायरेक्ट है। तो उनकी पॉलिसी यहाँ पे लागू होती है, और उनकी पॉलिसी लागू होने से अब जैसे अमेरिका है, मान लिया उदाहरण मैं आपको देता हूँ WTO का, वहां पे आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, और उनको अपने किसान को 67% तक सब्सिडी देनी पड़ती है अपनी खेती को जिंदा रखने के लिए। 3% लोग जो हैं वो वहां खेती करते हैं। भारत में आज भी 52% लोग खेती करते हैं। तो वहां पे अब जमीन ज्यादा होने की वजह से या तो वो खाली छुड़वाते हैं, खाली का उनको पैसा देना पड़ता है किसानों को। और गुरनाम जी, आपकी आवाज चली गई है। गुरनाम जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुरनाम जी सर, आपकी आवाज चली गई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुरनाम जी, आपकी आवाज चली गई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार आप फिर से अगर कनेक्ट हो जाए, एक बार फिर से आप कनेक्ट हो जाए, एक बार आप फिर से कनेक्ट हो जाए। हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, जिनसे हमने विस्तार से बातचीत की, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि एसकेएम में वापसी की उनकी कहानी क्या है, किस तरीके से वो एसकेएम में वापिस हुए हैं। साथ ही साथ हमने उनसे जो मौजूदा वक्त पे किसान एकता की सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं उस पर भी बात की कि कहाँ एसकेएम, जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच जो टकराव का कारण बन रहा है वो राजनीति के किसान नेताओं का राजनीतिक होना बन रहा है। तो वहीं मौजूदा वक्त पे जो हरियाणा सरकार में जो सामूहिक तौर पर हरियाणा में इस्तीफा होने वाला है हरियाणा सरकार का, उस पर भी बात की, हरियाणा की एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स पर भी बात की, किसान नेताओं को कितना जरूरी है कि उनको चुनाव पर आना चाहिए, इस पर भी बात की। और इन तमाम पहलुओं पर हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से भी बात की, जिनको हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो विषय है वो कितने गंभीर बन रहे हैं, कितने गंभीर बन रहे दिखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से देश में किसान पॉलिटिक्स तेज होती दिखाई दे रही है, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा अप्रोक्ष रूप से किसानों को मिलेगा। मैं संभवतः मैं इसी बात के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। चर्चा में जुड़ने के लिए मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि गुरनाम जी लौटे हैं। तो गुरनाम जी सर, बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आपका। आप बीच में कुछ एक्टिविटी की वजह से वो हो गया था जी। गुरनाम जी, मैं एक विषय आता है, जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने 5 फसलों की 5 साल खरीद का प्रस्ताव आंदोलनकारी किसानों को दिया था। आपने उस पे 2 और फसलें जोड़ने की बात की, तिलहनी फसलें जोड़ने की बात की। बाकी जो एसकेएम है उसने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। आपको लगता नहीं कि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था? एक शुरुआत होती, गारंटी जैसे विषय की तो शुरुआत होती, खरीद की गारंटी जैसे विषय की शुरुआत तो होती। क्यों लगा कि उस फॉर्मूले में समस्या थी? आखिरकार क्या उसका गणित एक बार समझाएं प्लीज। बिल्कुल आपका सही सवाल है और बिल्कुल आपकी सही सोच है कि हमें उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम अलग अलग मंचों से बोल रहे हैं इसलिए वहां पे हमारा तालमेल नहीं बैठा। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर सारे एक हो जाएं, हो सकता है इस प्रस्ताव पे विचार होता कि भाई चलो अभी 5 साल के लिए वो कर रहे हैं, चलो अभी 2 कदम तो आगे बढ़े,
5 साल बाद फिर देख लेंगे, हो सकता है इस बात पे विचार होता, लेकिन हम सारे इकट्ठे बैठे तभी तो विचार होगा ना। अगर हम अलग अलग वो करेंगे तब तो उस पर विचार हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो बात सिरे नहीं चढ़ी, इसीलिए उसको ठुकरा दिया गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 फसलें क्यों, सभी फसलें ले लेनी चाहिए उसमें। और ये कोई बहुत इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बाहर से आयात करवाना बंद कर दें तो इनको तो यहीं पे जो है वो एमएसपी से ऊपर सारी फसलें बिक जाएंगी। अच्छा गुरुराम जी, अगर केंद्र सरकार दोबारा से उस प्रस्ताव को लेकर आती है, अब तो किसान एकता हो गई है, बेशक अभी जो कई खेमों में किसान बटे हुए थे, संभावित तौर पर 2 से 3 खेमों में बटे हुए दिखाई देते हैं। अगर अब केंद्र सरकार दोबारा से वो प्रस्ताव रखती है, अब 14 मार्च को आपका भी प्रोटेस्ट है, संभवतः अब आपके साथ भी बातचीत की टेबल पर सुलझाने की कोशिश होगी मुद्दों को। तो अगर केंद्र सरकार अगर इस मुद्दे को रखती है तो आपको क्या लगता है, इस प्रस्ताव को सामने रखेगी तो आप स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए तो मीटिंग में ही बात होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ अभी तो एसकेएम और हम ही इकट्ठे हुए ना। अभी तो जो दूसरे लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हुए। जब सारे इकट्ठे हो जाएं तब उस पर विचार ठीक से होगा। लेकिन अभी तो कोई अब हम जीरो पे हैं, सरकार भी हमारे से क्यों बात करेगी। सरकार ने भी अभी जो रखा है 5 फसलों का, वो तो कोई मायने रखता ही नहीं है, उसके तो आगे सरकार को ही बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन बैठ के कहीं ना कहीं जो है वो लड़ाई का समझौता हो जाना चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि समझौता हो जाना चाहिए। मैं गुरुराम जी एक विषय, एक सवाल और आपसे के जानना चाहूंगा, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा एसकेएम के इतर। आप क्या मानते हैं कि जो सरकार ने एमएसपी कमेटी बनाई, 27 सदस्यीय एमएसपी कमेटी बनाई, उसमें एसकेएम के सदस्यों को शामिल करने की बात हुई, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें एसकेएम के सदस्यों के लिए बाकायदा नाम भी छोड़े गए। कमेटी बनी, कमेटी में अभी तक 36 बैठकें हो चुकी हैं, कमेटी के प्रपोजल का आता पता नहीं है। लेकिन अगर कमेटी में उस वक्त एसकेएम शामिल होता, एसकेएम बाहर नहीं होता, जैसे कि एसकेएम के नेताओं ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और एसकेएम के नेता बाहर हो गए, तो आपको क्या लगता है कि एसकेएम उस कमेटी में शामिल होता तो जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है वो सरकारी कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों के सामने आमने सामने होती? तो क्या मानते हैं कि वो भूल थी, वो चूक थी, या एसकेएम की मैं कह सकता हूं कि अति होशियारी थी? नहीं नहीं, उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। मैं सही जानकारी सभी दर्शकों को दे देना चाहता हूं कि वो धोखा था, वो कमेटी नहीं थी, वो धोखा था। उसमें 34 मेंबर सरकार ने अपने डाल दिए और उसमें 5 मेंबर वो डाल दिए जो WTO का पक्ष कर रहे थे, जो उस वक्त अमेरिका के एजेंट थे किसान लीडरों के रूप में। उनको 5 मेंबरों को उसमें डाल दिया गया, वो आंदोलन में नहीं थे। जब वो आंदोलन में नहीं थे, उन 5 मेंबरों को उस कमेटी में क्यों डाल दिया गया? एक, उन 5 मेंबरों के अलावा 29 मेंबर दूसरे थे। अब उसमें 3 मेंबर किसानों के जाएं तो 3 मेंबर 34 मेंबरों के सामने क्या बहस करेंगे? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो कमेटी एमएसपी पे बननी थी, उस कमेटी में 8 पॉइंट जोड़ दिए गए। 8 पॉइंटों में 1 पॉइंट बचा एमएसपी, तो उसमें क्यों जाए हम? उसका मतलब क्या बचा है कि 8 पॉइंट जो एमएसपी को खत्म करने के थे और 1 पॉइंट एमएसपी था, तो वो क्या मतलब बचा? एमएसपी की कमेटी कैसे उसको बोल सकते हैं? एमएसपी की कमेटी तो वो थी ही नहीं। ये धोखा था देश के सामने कि देखो हमने कमेटी बढ़ाई, एसकेएम के कार्यकर्ताओं ने आने से जवाब दे दिया। ये देश को गुमराह करने वाली बात है। नहीं गुरुराम जी, आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि जब बातचीत हो रही है तो सभी पहलुओं पर बातचीत हो, सभी विषयों पर बातचीत हो और सभी स्टेक होल्डर, ठीक है, WTO की जो शर्तें हैं उसकी वजह से भारतीय किसानों की चुनौतियां बड़ी हैं, मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन अगर हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप भी परिवार में बातचीत करेंगे इस बात को, तो जो जिस चीज के साथ आप अफेक्टेड हैं, जो चीज आपके साथ जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि उस पहलुओं को भी आपको बैठक में रखना चाहिए, उसको भी कमेटी में रखना चाहिए? हो सकता है कि ये कहा जा सकता है कि एसकेएम को अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उस पर वकालत करनी चाहिए थी, लेकिन WTO के सदस्यों का विरोध करते हुए बाहर हो जाना? हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आंदोलन के दौरान उनके बयान आए
कि हाँ ये जो लोग बैठे हैं ये WTO उसका विरोध गलत कर रहे हैं, एमएसपी नहीं होना चाहिए। आंदोलन चलते के दौरान उन लोगों के बयान आए जो पहले ही विरोध कर रहे हैं कि हाँ एमएसपी लागू नहीं होना चाहिए, जो अमेरिका से जिनका तालमेल था, तो वो बहस कर रहे हैं। 34 लोगों के सामने 3 लोग क्या करेंगे? अगर उनकी वोटिंग भी हो जाए तो 34 लोग तो सरकार के हैं और 3 लोग दूसरे हैं। एक तो हो सकता था कि 3 लोग एसकेएम के हों और 3 लोग सरकार के हों, ये तो कोई समझ में बात आ गई। और उसमें एक ही पॉइंट पे चर्चा हुआ एमएसपी पे, उसमें 8 पॉइंट रखने के लिए किसने बोल दिया जी? वो कौन सी एमएसपी की कमेटी हुई? एमएसपी की कमेटी तो वो थी ही नहीं, वो तो बेवकूफ बनाने की कमेटी थी, गुमराह करने की कमेटी थी। उसमें जाके क्या, अगर जाएं और जाके फिर वो कह दें कि हाँ जी ये फैसला हो गया, अरे भाई बहुमत से हो गया, इनकी क्या वैल्यू है? क्या जवाब है हमारे पास उसके बाद? जी गुरु जी, एक सवाल और आता है कि अब बातचीत ठीक है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे जायज हैं, कई मुद्दे बहुत जायज हैं और वो वाकई उन समस्याओं का समाधान भी वक्त रहते होना चाहिए। अब आंदोलन के स्वरूप पे बातचीत का समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र विकल्प दिखाई देती है। अब आपकी मांग सरकार मान भी लेगी तो फिर बातचीत की टेबल पर बात जाएगी, कमेटी ही बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि कमेटी का स्वरूप अब क्या होना चाहिए? अब कमेटी बनेगी, कमेटी का स्वरूप क्या होना चाहिए? कमेटी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे? भाई साहब, कमेटी की जरूरत नहीं है, एमएसपी पे कमेटी की जरूरत नहीं है। समझने का भी बात है कि जब 1964 में आयोग बना था कि भारत का आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, वो जिसको हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन, उसने एमएसपी देने की सिफारिश की थी कि किसान को बिजाई से पहले आप गारंटी दो कि आपकी इस भाव पे फसल बिकेगी। उसमें अलग से कुछ करने की, कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। केवल इनको ये पास करना है कि हाँ आज से हम सारी फसलें खरीदना शुरू करेंगे। वो तो पहले से हमने हाई कोर्ट में केस किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की जानकारी के लिए बता दूं, हमने 2014 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस किया हुआ, अभी पेंडिंग है। और उसमें हरियाणा, पंजाब और केंद्र 3 सरकारों को उसमें पार्टी बनाया था। तो तीनों सरकारों के पास ये जवाब नहीं आया कि खरीदना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये एक भी सरकार ने जवाब नहीं दिया। वो कहती है स्टेट सरकार का मैटर है, स्टेट कहती है सेंटर पैसा देता है, सेंटर कहता है तुम खरीदो हम पैसा दे देंगे। और कई फसलों का ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है, हमने वो बिकवाई है। कई फसलों को ऑर्डर किया है हाई कोर्ट ने कि हाँ इनको खरीदो, तो खरीदी भी है। लेकिन हाई कोर्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में होता है। ये जो फैसला सुनाना था वो नहीं सुना पा रहा। 10 साल हो गए हैं, वो फैसला नहीं सुना पा रहा। और हमने ये भी कह लिया कि आप हमें हरा दो। तीनों सरकारों के पास कोई जवाब नहीं आया। इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एमएसपी देना है, केवल उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है कि ये अब इनका जवाब क्या है? हमारी अमित शाह जी से जो मीटिंग हुई थी, अमित शाह जी ने प्रश्न रखा था कि 17,26,000 करोड़ रुपया चाहिए एमएसपी में सारी फसलें खरीदने के लिए। वो एक देश को गुमराह करने वाली बात थी। 17,26,000 की उस वक्त टोटल फसलें थी, 23 फसलों की कुल कीमत। अब वो खरीद के बेचोगे, तो जब खरीद के बेचोगे उनमें से बहुत सा पैसा वसूल हो जाएगा, 14 लाख करोड़ तो उनमें से वसूल भी हो जाएगा। बाकी जो पैसा बचा वो सरकार को, वो भी सरकार को नहीं देना पड़ेगा। कैसे? मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आज सरसों हमारी मंडी में है, बाहर से खाद्य तेल ज्यादा मंगा लिया तो सरसों का रेट एमएसपी से 1500 से 1800 रुपए कम आ गया। और अगर ये बाहर से ना मंगाएं तो 1500 रुपए ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा 1500 रुपए एमएसपी से, तो खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर ये मक्का बाहर से ना मंगाएं तो
तो मक्के का रेट एमएसपी से ज्यादा मिलेगा, इनको खरीदना ही नहीं पड़ेगा हर चीज। अब देखिए गेहूं पिछले साल हमारा भाव एमएसपी से बढ़ गया था, तो इन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया। धान का भाव एमएसपी से बढ़ गया था, तो इन्होंने उसका तुरंत ब्रेक लगा दिए। तो ये जो चीजें हैं, इनकी आयात निर्यात नीति जो है, अगर उसमें सुधार कर लिया जाए तो सरकार पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला नहीं है। एक और मैं बता दूं आपको, अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है किसान की आर्थिक स्थिति पे, उस हरियाणा की, उसमें ये बताया गया है कि किसान की फसल की टोटल आमदन, उसके पशुओं से टोटल आमदन, उसके अन्य सोर्सों से टोटल आमदन, अन्य सोर्स, कहीं बुढ़ापा पेंशन आ रही है, कहीं विधवा पेंशन आ रही है, कहीं वो शहर में कहीं छोटी मोटी कोई धंधा कर रहा है, कमाई कर रहा है, टोटल आमदन से भी 21,376 रुपए पर साल उसको नुकसान होता है, यानी आमदन से कम बचत होती है। अब किसान की आमदन नहीं बढ़ेगी तो किसान का जिंदा रहने का सवाल ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। जी, हमारे साथ गुरनाम सिंह चरूनी जी थे, जिनसे हमने उनके अनुभव समझा कि क्या आखिरकार क्यों एमएसपी गारंटी कानून की जरूरत है, किसान की जो आय है वो कैसे लगातार कम हो रही है, एसकेएम में उनकी वापसी की कहानी समझी, अब आगामी रणनीतियां समझी, किसान एकता को लेकर उनकी कवायद समझी, किस तरीके से किसान एकता की कवायद के लिए एंग्री किसान नेता के तौर पर वो जो मशहूर हैं, और किस तरीके से डिप्लोमेसी के टेबल पर भी किसानों को एक करने की वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं।